हेलो फ्रेंड्स, आज जो है जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि किस प्रकार से ये 4Cs का प्रेजेंटेशन करना है। 4Cs कार्ड्स का प्रेजेंटेशन हम पहले करेंगे। अगले वाले वीडियो में फ्लिप चार्ट का प्रेजेंटेशन कैसे करना हो मैं बताऊंगा। और आज मेरे साथ कमलेश झा जी है, जिन्होंने ये रोल प्ले मेरे साथ करने के लिए उन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। तो तहे दिल से मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूं। और अभी हम लोग जो है ये 4Cs का प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। एग्जैक्टली आपको किस प्रकार से क्लाइंट के साथ करना है। हेलो कमलेश जी, गुड इवनिंग। कैसे हो? बस बढ़िया सर, फर्स्ट क्लास। सो थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे आपका कीमती वक्त जो है समय आपने दिया। और हम लोग आज है ना कुछ प्रेजेंटेशन में आपको बताने वाला हूँ। जनरली कोई भी प्लानिंग जब हम करते हैं फाइनेंस का, इन्वेस्टमेंट का, तो साइंटिफिक बेसिस पे होना चाहिए। तो उसका एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट मैं आपसे मतलब डिस्कस करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि इसके लिए तो यहाँ पर मैं 4 4Cs का कार्ड रख रहा हूँ। इसको फर्स्ट सी कहते हैं, सेकंड सी, थर्ड सी एंड फोर्थ सी। और उसके साथ साथ हमारा कॉन्टीजेंसी है। तो फर्स्ट कॉन्टीजेंसी, सेकंड कॉन्टीजेंसी, थर्ड कॉन्टीजेंसी एंड फोर्थ कॉन्टीजेंसी, ऐसे ये है। तो कमलेश जी मुझे ये बताइए कि एक्चुअली आप काम क्यों करते हैं? काम हम करते हैं पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाने के लिए, राइट। तो क्या हम इसको क्रिएशन ऑफ इनकम कह सकते हैं? हाँ, श्योर। राइट। तो इसको हम क्रिएशन ऑफ इनकम कहेंगे। मतलब जो भी हम काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, जिसके कारण हमको आय का निर्माण होता है, क्रिएशन होता है, क्रिएशन ऑफ इनकम। अभी ये जो इनकम आप क्रिएट करते हैं, आप क्रिएट करते हैं, तो उसको आप क्या करते हैं? सबसे पहले अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए खर्चा करते हैं। एब्सोल्युटली राइट। तो आप बहुत बढ़िया बता रहे हैं कि एक्चुअली इसको हम सेकेंड सी कहते हैं। सेकेंड सी मतलब कंजम्पशन ऑफ इनकम। मतलब जो भी हमने इनकम कमाया उसको हम खर्च करते हैं ताकि हमारा फैमिली का एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बना रहा। उसके बाद कंजम्पशन ऑफ इनकम करने के बाद जो भी पैसा बचता है उसका हम क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट सेविंग करते हैं। वेरी गुड सर, एग्जैक्टली। तो उसको हम लोग फोर्थ सी कंजर्वेशन ऑफ इनकम कहते हैं, राइट। तो कंजर्वेशन ऑफ इनकम मतलब हम कुछ पैसा जो बचता है वो हम फ्यूचर के लिए सेविंग करते हैं, फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट बचा के रखते हैं। तो फर्स्ट सी जो है वो क्रिएशन ऑफ इनकम है, सेकेंड सी जो है कंजम्पशन ऑफ इनकम है, फोर्थ सी जो है वो कंजर्वेशन ऑफ इनकम है। तो कमलेश जी आपको चारों सी समझ गया? नहीं, चारों सी तो नहीं हुआ, एक सी, 3 सी हुआ है। हाँ, एक सी बाकी है। हाँ, मतलब थर्ड वाला बाकी है, राइट, एग्जैक्टली। मैं सिर्फ देखना चाहता था कि आप ये प्रेजेंटेशन फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। ओके, सो बेसिकली फर्स्ट सी क्रिएशन है, क्रिएशन के बाद हम कंजम्पशन करते हैं, कंजम्पशन के बाद हम कंजर्वेशन करते हैं। अभी मेरे को ये बताइए कमलेश जी कि क्रिएशन ऑफ इनकम जो है वो बंद होने का क्या क्या सिचुएशन हो सकते हैं, क्या क्या कॉन्टीजेंसी हो सकती है? मतलब आमदनी कब बंद हो सकती है? हाँ, आमदनी कब बंद हो सकती है? क्या क्या ऐसे सिचुएशन? तो पहले हम जो काम करते हैं वो काम छूट जाएगा, राइट। तो उसको हम कॉन्टीजेंसी नंबर 4 कहते हैं, जिसमें बिजनेस लॉस हो या जॉब का लॉस हो जाता है, राइट। ओके, दूसरा उसके अलावा जब डेथ हो जाएगा, राइट। ओके, सो डेथ हो जाएगा तो भी अपना ये कॉन्टीजेंसी नंबर 3 है, जिसमें इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट डेथ आपका इनकम, आय का निर्माण जो है, क्रिएशन ऑफ इनकम बंद हो सकते हैं। और क्या हो सकता है इसके अलावा? और मान लीजिए हम हाथ पैर हमारा खत्म हो गया, डिसेबिलिटी हो गई, राइट। तो ये सेकंड कॉन्टीजेंसी है, जिसको हम कहते हैं मेडिकल एंड एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी। तो इनकेस मेडिकल और एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी हो गया तो फिर वो बंद हो सकता है। और क्या हो सकता है? और आप काम क्या कंटिन्यूसली करते रहेंगे? नहीं, जब 60 साल के बाद जब हम कमजोर हो जाते हैं, काम करने लायक मान लीजिए नहीं रहते हैं, वैसे भी 60 साल एक रिटायरमेंट एज पकड़ा गया है, तो रिटायरमेंट के बाद भी हमारा जो आमदनी है वो बंद हो। ओके, राइट। तो रिटायरमेंट है, करेक्ट। तो ये 4 कॉन्टीजेंसी है जिसमें हमारा आय का निर्माण या क्रिएशन ऑफ इनकम बंद हो सकता है। और रिटायरमेंट है, डिसेबिलिटी है, डेथ है और जॉब लॉस है। बट मुझे कमलेश जी ये बताइए, इसमें से परमानेंट जो मतलब टेम्पररी कौन सा जो ये स्टॉप होगा, टेम्पररी स्टॉप कौन सा होगा जिसमें मतलब कुछ सिचुएशन चेंज हो सकती है? अच्छा, मतलब जब अभी कोई समस्या आई, हाँ, उसके बाद भी फिर से वापस अपने रास्ते पे आ सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि मान लीजिए कोई जो काम करते हैं वो बंद हो गया, करेक्ट, तो फिर से हम दूसरा काम शुरू कर सकते हैं। तो ये मतलब ये परमानेंट नहीं है। ओके, और क्या है जो परमानेंट नहीं है?
जिसको हमको काम करना नहीं है बट कर भी सकते हैं अगर जरूरत मान पड़े। लीजिए रिटायरमेंट के बाद अगर बॉडी फिट है, काम करने के लायक है, तो जरूरत हाँ, पड़ेगा क्योंकि नहीं। और डिसेबिलिटी में अगर नहीं आते हैं मतलब फिट रहेंगे कुछ ना कुछ काम करके आदमी पैसा कमा आदमी सकता का, है। तो रिटायरमेंट भी जो है वो मतलब कंपलसरी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, परमानेंट नहीं है, परमानेंट डिसेबिलिटी। तो इसमें इसका मतलब ये है कि अगर डेथ और डिसेबिलिटी होता है, अगर डेथ और डिसेबिलिटी होता है तो क्रिएशन ऑफ इनकम डेफिनेटली बंद होगा। 100%। करेक्ट, क्रिएशन ऑफ इनकम बंद होगा। अब मेरे को ये बताओ कि अगर ये डेथ और डिसेबिलिटी जो परमानेंट है नेचर, ओके, ये अगर होता है तो कंजम्पशन ऑफ इनकम इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? जो पैसा रहेगा नहीं तो जो जेब में है वो खर्चा तब तक चलेगा, बाद नहीं, में बट ये कंटिन्यू रहेगा या ये बंद हो जाएगा? नहीं, कभी बंद हो सकता है। कंटिन्यू, बट बंद हो सकता है, बट बंद होना चाहिए? नहीं, बंद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये जरूरत तो है, राइट। और ये चलेगा भी तो कुछ दिनों तक, जो आपके पास बचे हुए वो चलेंगे, उसके बाद बंद ही हो जाएगा। हाँ, तो वो आता हूँ मैं, बट ये बेसिकली कंजम्पशन ऑफ इनकम, ये दोनों होने पे ये कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि फैमिली को तो जीना है ना। हाँ, खर्चा चालू रहेगा। हाँ, खर्चा चालू खर्चा रहेगा, करना ही पड़ेगा, हाँ उससे भाग खर्चा नहीं कर, सकते। हाँ उसमें भाग नहीं सकते, वही मैं बताऊँ। तो ये खर्चा आपको करना पड़ेगा। अभी आपने क्या किया है, कुछ आपने सेविंग किया है, तो अगर इनके डेथ और डिसेबिलिटी होता है तो ये जो सेविंग आपने किया है, जो इन्वेस्टमेंट किया, उसका क्या होगा? और फिर कंजम्पशन के लिए कंज्यूम हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड, एक्सेलेंट। तो वो कंजम्पशन के लिए यूज हो जाएगा और फिर यूज करते करते क्या होगा? खत्म हो जाएगा। तो जो कंजर्वेशन है, 4C भी बंद हो जाएगा। अभी ये सबसे बड़ा क्रिटिकल क्या है कि आपका डेथ और डिसेबिलिटी अगर किसी का हो जाता है तो उसका क्रिएशन भी बंद हो गया, उसका कंजर्वेशन भी बंद हो गया, कंजम्पशन चालू है। और ये कंजम्पशन कैसा है, इसको कंटिन्यूअस पैसा लगेगा जब तक वो लोग हैं, मतलब बहुत लंबे समय तक, खाली ऐसा कुछ समय नहीं, एक लंबे समय तक लगेगा। लाइफ है तो चलेगा, लगेगा ही। तो इसके लिए ये जो चीज जो कभी बंद नहीं होती, जिसके लिए आपको कंटिन्यूअस इसको फंडिंग करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको 3rd C का प्लानिंग करना पड़ेगा। तो 3rd C का प्लानिंग मतलब कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम प्लानिंग। तो 3rd C का अगर आप प्लानिंग करते हैं, मतलब आप ये कैलकुलेट करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कॉर्पस कितना लगेगा, ताकि आपका फैमिली का जो कंटिन्यूएशन ऑफ, जो कंजम्पशन ऑफ इनकम है वो कंटिन्यूस बरकरार चलते रहे, तो उसके लिए हमको कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम प्लानिंग करना पड़ेगा। तो कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम प्लानिंग आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है? नहीं, इम्पोर्टेंट ही नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये पता नहीं है कि लाइफ आदमी के साथ कब क्या होगा, कोई जानता नहीं है, राइट। तो ये आई ओपनर ये चीज़ें हैं कि जैसे डिसेबिलिटी किस प्रकार की होगी वो भी एक इम्पोर्टेंट है। और डेथ केस में तो तुरंत ही वो सब लगेगा ही लगेगा, उसमें कोई करना ही चाहिए, क्योंकि ये जो कंजम्पशन है वो हमेशा चलता रहेगा। राइट। तो कंजम्पशन हमेशा चलने, वो कंटिन्यू रहेगा, तो कंटिन्यूटी ऑफ इनकम भी आवश्यक है। करेक्ट, राइट। तो हैंड इन हैंड है, राइट, साथ में ही चलेगा इसे। तो आपको क्या लगता है कि ये प्रेजेंटेशन से आपको क्या क्या समझा, आपके खुद के लाइफ के बारे में क्या लगा आपको? मुझे समझ में आया कि अगर कंजम्पशन ऑफ इनकम है, इनएविटेबली वो है ही, तो कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम को हम अगर एड्रेस नहीं करेंगे तो हमारा पूरा फैमिली एट रिस्क है, राइट, खतरे में है। करेक्ट। और वो कभी भी खतरे में आ सकता है। तो इसके लिए कमलेश जी, अभी क्या है ना, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। ये टोटल चीज़ को 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट है 4Cs का, ये प्रेजेंटेशन आपको दिखाया जिससे कि आपको ये एक आइडिया आ गई। इसके बाद हमको एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा जिसको हम प्रेजेंट गैप और फ्यूचर गैप कहते हैं। वो गैप हमको निकालना पड़ेगा, बिकॉज एग्जैक्टली कंटिन्यूएशन के लिए इन केस ऑफ डेथ रहेगा, इन केस ऑफ रिटायरमेंट रहेगा, तो इसको कंटिन्यूएशन के लिए एक्चुअल कितना कॉर्पस लगेगा वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर इसको एक्चुअल कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम प्लानिंग करने के लिए आपको कौन सा प्रोडक्ट या क्या चीज़ लेना पड़ेगा। डायग्नोसिस के बाद प्रिस्क्रिप्शन, मतलब क्या प्रोडक्ट, या जैसे डॉक्टर डायग्नाइज करता है उसके बाद दवा गोली देता है, वैसे आपको क्या इंस्ट्रूमेंट या क्या इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, तो ये हम आपको बताएंगे। बट उसके पहला एक छोटा सा आपका डिटेल मुझे चाहिए, आपका इनकम, एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो वो मैं थोड़ा सा अभी आपसे ले लेता हूँ, और फिर अगले जब सत्र होगा, अगला जो मीटिंग होगा, उसमें फिर पूरा ये मैं एनालिसिस करके लाऊंगा और प्रोडक्ट का भी प्रेजेंटेशन करूंगा।
ठीक है जी। जी थैंक यू। या थैंक यू वेरी मच कमलेश जी, वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।